जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग बाल विकास का प्रैक्टिकल सेट पेपर देखेंगे जो कि आपके लिए यूपी टेट एग्जाम्स में इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। और जो आपका अंतिम समय चल रहा है यूपी टेट का, तो उसके लिए आप लोगों के लिए महा रिवीजन है। तो महा रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हैं, जरूर करिएगा। अपनी तैयारी को स्वयं चेक करना है आपको कि आपकी तैयारी कैसे है। चलते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं, कवर करते हैं 10 से 15 मिनट में। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन, शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। मनोवैज्ञानिक कारक, शैक्षिक कारक, परिवेश संबंधी कारक या उक्त सभी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है, शैक्षिक कारक भी होगा, परिवेश संबंधी कारक भी होगा। आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्दीलन। तो बताइए इसका राइट आंसर। अगर आपको आता है तो आप लोग भी बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, या अपने नंबर को नोट डाउन भी करते चलिएगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति जो नहीं है वो आपकी व्याख्यान नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो अर्जित ज्ञान का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो आपका उपयोग कहलाता है साथियों, वो कहलाता है आपका सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंत में अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। अगर आपको पसंद आए और आप लोग इसी प्रकार से देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एग्जाम्स देने से पहले पहले आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में जो सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाएगा? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया गया है आपसे कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण के साथ। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मिलाते चलिएगा अपने, आप लोग जो क्वेश्चन आंसर लॉक करते हैं उसको भी मिलाते चलिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। किसमें? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो साथियों, ये कतई आपका महत्वपूर्ण नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी क्या हों, आपकी सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जिस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग भागिएगा मत दोस्तों। आप लोग भाग जाते हैं वीडियो में बीच में छोड़ करके, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो साथियों, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से आपका जो संबंधित नहीं है वो आपका वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं। जब आप लोग यूपी टेट का एग्जाम्स दोगे 23 जनवरी को, तब आप लोग भी कहोगे कि हाँ यार आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करना पड़ेगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, क्या होता है? मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू आपका होता है 100। तब आपके लिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है। तो मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो मानसिक आयु अपन ने 8 वर्ष लिख लिया। अब वो उसकी वास्तविक जो आयु है, 5 वर्ष का मोहन है तो वास्तविक आयु कितनी है? 5, और आपको गुणा कर देना है 100 का। तो 5 से आप लोग काटोगे 100 को, 5 दूना 10 यानी कि 20 बार कटेगा। 8 का गुणा 20 में करोगे तो 8 दूना आपका 16 यानी कि 160 आपकी उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? 160 आपका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र तो आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा कहलाता है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो साथियों, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है आपका, वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और इसमें आपका जो अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, वो केवल किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। तो यही आपको हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आंसर आपका यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण जो होती है वो समस्या होती है, वो क्या कहलाती है। तो साथियों, वो कहलाती है आपकी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने, या फिर सिरिल बर्ट ने। तो साथियों, इसका भी आंसर याद कर लेना, सिरिल बर्ट ने ये दी है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो आपको आंसर देना है सिरिल बर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो मैकडूगल के अनुसार पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो संवेग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारस्परिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, अपना माइंड में सेव करते चलिएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2018 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है आपका ये 22 में भी पूछा जाए। ठीक है, तो कौन सा जो सही क्रम है वो आपको बताना है। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो आपको इसका डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाओगे। तो आपको पहले याद रखना है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु, इस अंडाणु शुक्राणु, इसके बाद आएगा आपका युग्मनज, इसके बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो अब आपको इसमें से थोड़ा सा कुछ कॉमन दिख रहा होगा, लास्ट में आपको ब्लास्टोसिस्ट याद रखना है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और शुरू में आपको रखना है अंडाणु शुक्राणु। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है और बीच में आपका हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, तो आपका लास्ट में होगा ब्लास्टोसिस्ट। ये याद कराने के लिए दोस्तों बता रहे हैं हम आपको कि लास्ट में याद रखना है ब्लास्टोसिस्ट, शुरू में आपको याद रखना है अंडाणु शुक्राणु, और बीच में आएगा वो आएगा आपका युग्मनज। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा इसका ये सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा, शिक्षण, पुरस्कार या सहानुभूति। तो बताइए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा। प्रेरणा जो है दोस्तों वो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है, प्रेरणा। ठीक है, तो प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये आपको याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको हटके मिल रहा होगा कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। तो दोस्तों, जब इसको आप लोग सही क्रम में लगाओगे और इसका अंतर करोगे तो यहाँ पर कितने हैं आपके, यहाँ से गिन लीजिएगा, यहाँ से 3 और आपके 3, 6 हैं। ठीक है, तो बीच वाली आपकी जो संख्या होती है तो वो मध्यिका होती है, लेकिन यहाँ पर आपका बीच नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो बीच का होगा 9 और आपका 10, तो 19 का आधा
9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं मध्य का। जब आपको 7 अक्षर दिए होते, यहाँ पर 13 दिया होता तो सीधा सीधा 10 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपकी जो संख्या सम संख्या में दी हुई है, असम संख्या में दी हुई है, यहाँ पर 3 और 3 6 हैं, तो आपको बीच वाला अंक नहीं मिलेगा। तो बीच के 2 अंक जो होते हैं उन दोनों को आपस में जोड़ करके और 2 का भाग दे देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। ये आपकी मध्य का निकल के आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मध्यिका का अगर मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो बताइए क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, व्यक्तित्व का मापन होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नारी वंश सूत्र है। नारी वंश सूत्र बताना है आपको, एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई या फिर एक्स एक्स वाई। तो नारी वंश आप जानते ही होंगे दोस्तों, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। एक्स एक्स जो होता है वो नारी वंश होता है, और आपको यहाँ पर पुरुष भी पूछा गया है, तो आपका एक्स और वाई आपका क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, 17 का आंसर आपका हो जाएगा पहला, और 18 का आपका जो आंसर होगा कौन सा पुरुष वंश सूत्र है, तो हमने आपको बता दिया है कि एक्स और वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना नारी वंश जो होता है वो एक्स एक्स, और पुरुष वंश जो वंश सूत्र होता है वो होता है एक्स वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था। तो प्रथम बार जो बुद्धि का जो सफल परीक्षण हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, तो 1904, 1908, 1911 या 1916। तो इसका राइट आंसर भी बताइएगा अगर आपको आंसर है तो। ये याद रखना दोस्तों, आपका 1904 में प्रथम सफल बुद्धि का परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर करते हैं कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को बतलाया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इन्होंने अपनी 3 अवस्थाओं को बतलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए गए थे। तो ये भी आपको याद होगा, बता दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो साथियों इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। सीखने के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, संज्ञानात्मक, मनोचालक, भावात्मक या उपर्युक्त सभी। तो सीखने के जो मुख्य क्षेत्र होंगे वो संज्ञानात्मक भी होगा, मनोचालक भी होगा और भावात्मक भी होगा। आंसर आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग भी समझते चलिएगा, आंसर भी देते चलिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन किसके द्वारा किया गया था। विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन किसके द्वारा किया गया था, सोहनलाल, CM भाटिया, CH राइस या डेविड वेसलर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि विनय परीक्षण का जो प्रथम प्रयोग है या प्रथम भारतीय अनुकूलन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको आंसर देना है दोस्तों CH राइस के द्वारा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना की कितनी विमाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग इनको नोट डाउन भी करते चलिएगा कि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना की कितनी विमाएं हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो याद रखना दोस्तों इसकी कितनी विमाएं हैं, 3 विमाएं हैं। ठीक है, कितनी है, 3 विमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, विनय साइमन ने, स्टैन ने, टर्मन ने या बर्ट ने। तो जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर आपको आता होगा। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो विनय और साइमन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मानसिक आयु का प्रत्यय पूछ लिया जाए तो याद रखना विनय और साइमन ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक।
तक। तो शारीरिक और मानसिक रूप से जो परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है वो कहा जाता है साथियों किशोर। ठीक है, क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है। बात होगी तो शैशवावस्था की होगी, बाल्यावस्था की होगी, किशोरावस्था की होगी या फिर गर्भावस्था की होगी। ना तो वृद्ध की बात होगी ना प्रौढ़ की बात होगी। ठीक है, आपका बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के मांग सिद्धांत में मांगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मास्लो के मांग सिद्धांत में मांगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो ये भी आप लोग याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़े होंगे तो इनको भी कवर करते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा कि मास्लो के मांग सिद्धांत में मांगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक की भूमिका होती है? एक मित्र की, पथ प्रदर्शक की, दार्शनिक की या उपरोक्त सभी की? तो किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण में जो अध्यापक की भूमिका होती है साथियों, वो एक मित्र की भी होती है, पथ प्रदर्शक की भी होती है और दार्शनिक की भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन देहिक मांग है? कौन देहिक मांग है? स्थायित्व, परिवार, भूख प्यास या ये सभी? तो कौन देहिक मांग है? तो साथियों वो आपका स्थायित्व भी है, परिवार भी है, भूख प्यास भी है। आपका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बालकों की शिक्षण अधिगम में सहायक उपकरण है? पेज टर्नर, लैप बोर्ड, मोटे पेज या उक्त सभी? तो इसका भी आंसर आपका ये सभी चीज़ें होंगी। पेज टर्नर भी होगा, लैप बोर्ड भी होगा, मोटे पेज भी होगा और उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा ही। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग नई नई वीडियो को 23 जनवरी से पहले पहले देख सकें। और आपका जो सपना है, आपके माता पिता का सपना है कि हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, 120 प्लस नंबर आपका लाने का सपना है, वो आप लोग साकार कर सकें। इसलिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा 23 जनवरी से पहले। ठीक है, तो अगर आपको कोई समस्या, दिक्कत या कोई भी आपको किसी भी चीज़ से समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।